इसराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध ने आज एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रस्ताव को सुरक्षा कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसराइल की सेना सीधे गाजा सिटी पर कब्जा करने की तैयारी में है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट की शुरुआत भी समझी जा सकती है। इस प्रस्ताव के तहत इस्राएली सेना पहले गाजा सिटी में सिक्योरिटी पैरामीटर बनाएगी, फिर इसे तथाकथित अरब ताकतों के हवाले करने की भी योजना है। लेकिन जमीनी हालात इससे कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक हैं। गाजा सिटी में इस वक्त तकरीबन 8 लाख लोग फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं इस अभियान से 10 लाख से ज्यादा नागरिकों के विस्थापित होने का खतरा है। यह वे लोग हैं जो पहले ही महीनों से बमबारी, भूख, बिजली और दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गाजा इस समय एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां मानवाधिकारों की परिभाषाएं धुंधली पड़ चुकी हैं। हमास ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे नरसंहार की योजना करार दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वह बंधकों की सुरक्षा और संघर्ष विराम की बातचीत को जानबूझकर कमजोर कर रहे हैं। उनकी नजर में यह कदम राजनीतिक बचाव की एक चाल है, युद्ध को बढ़ाकर सत्ता को बनाए रखने की कोशिश। गौर करने वाली बात यह है कि इसराइल के अंदर से भी इस प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। खुद आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल येयाल जमीर ने चेतावनी दी थी कि यह कार्रवाई बंधकों की जान को जोखिम में डाल सकती है, सेना को जरूरत से ज्यादा फैला सकती है और अंत में इसराइल को गाजा का दीर्घकालिक शासक बना सकती है। यह एक ऐसा बोझ जिससे इसराइल दशकों से बचता आया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसराइल के राजनीतिक विपक्षी कई दलों ने एक रणनीतिक आपदा करार दिया। एक विपक्षी नेता का कहना है कि नेतन्याहू का कोई स्पष्ट एग्जिट प्लान नहीं है, सिर्फ खून, तबाही और अंतहीन युद्ध। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी शांत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कई अन्य देश इस नए कदम से बेहद चिंतित हैं। चेतावनी दी जा रही है कि यह कार्रवाई मानवीय त्रासदी को और गहरा कर सकती है। पहले ही गाजा में भूखमरी, स्वास्थ्य संकट और मदद की असंभव स्थिति बनी हुई है। और सवाल यह है, क्या यह जीत वाकई में किसी की होगी? क्या बमों से भरा कोई इलाका वास्तव में सुरक्षित हो सकता है? क्या उन बच्चों की चीखें जो हर रात बिना खाना और दवा के सोते हैं, उनका कोई भविष्य बचा है? गाजा इस वक्त एक युद्ध क्षेत्र नहीं, एक खुले जख्म की तरह है और हर हमले के साथ यह जख्म और गहरा होता जा रहा है। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, यह मानवता की एक परीक्षा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने का आरोप लगाकर 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और रूस के मध्य यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद व्यापार में भारी बढ़ोतरी हुई है और यूएई द्वारा रूस की लगातार मदद किए जाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आंखें मूंदे बैठे हैं। इसी बीच मॉस्को में क्रेमलिन के राजकीय परिसर में एक महत्वपूर्ण भेंट वार्ता हुई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आमने सामने बैठे। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात न केवल औपचारिक थी, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को नए आयाम देने के उद्देश्य से अत्यंत सार्थक भी रही। बैठक में आर्थिक साझेदारी प्रमुख एजेंडा रहा। राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि यूएई में रूसी निवेश अब अमीराती निवेश की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक विश्वास लगातार गहराता जा रहा है। पुतिन ने कहा कि हमारा आर्थिक सहयोग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। निवेश के क्षेत्र में पारस्परिक समझ और भरोसे ने हमारे रिश्तों को मजबूती दी है। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच सहयोग की सराहना की गई। इसके साथ ही शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी कई नए कार्यक्रमों पर सहमति बनी। संयुक्त शोध परियोजनाएं, छात्र आदान प्रदान और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए दोनों देश सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर भी जुड़ रहे हैं। इस वार्ता में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त रणनीति पर भी चर्चा की गई।
दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे मंचों पर साझेदारी और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हाल में रूस और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 11.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि यूरेशियन आर्थिक साझेदारी का कुल आंकड़ा 30 अरब डॉलर के पार है। इस पर यूएई के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के साथ हमारे संबंध आपसी सम्मान, स्थिरता और साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। हम इस साझेदारी को आने वाले सालों में और मजबूत करेंगे। बैठक के अंत में दोनों नेताओं ने इस विश्वास के साथ वार्ता समाप्त की कि आने वाले समय रूस और यूएई सहयोग को वैश्विक स्थिरता और विकास में एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ रही है, दोनों देश जिस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े बैठे होंगे, क्योंकि दोनों देशों की दोस्ती आगे बढ़ना इन दोनों की बढ़ती ताकत भी है, क्योंकि इन दोनों की बढ़ती ताकत से ट्रंप जरूर खिसिया गए होंगे। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इस्राएल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके, उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आया, जहां सऊदी अरब की अगुवाई में 16 अरब देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव का मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाना है, लेकिन शर्त यह है हमास जैसी सैन्य ताकतों को नए फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर रखा जाए। तुर्की ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वही तुर्की था जिसने सालों तक हमास के नेताओं को न सिर्फ शरण दी बल्कि नागरिकता तक दी। इस यूटर्न को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्या तुर्की ने हमास से धोखा कर दिया या यह एक रणनीतिक बदलाव है? असल में इस बदलाव के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, कूटनीति और वैश्विक दबाव का बड़ा खेल है।